हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। उम्मीद करते हैं पढ़ाई लिखाई बहुत मजे में चल रही होगी, एकदम बढ़िया से स्मूथ गाड़ी चल रही होगी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की। हाँ, जल्दी से ऑडियो वीडियो टेस्टिंग करो। मेरी आवाज आ रही है, मैं क्लियरली बढ़िया सा दिखाई दे रहा हूं, तो जल्दी से दिल बनाओ भाई चैट सेक्शन में। हेलो हेलो जी, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो नमस्कार नमस्कार, आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी जल्दी सारे आ जाओ। आज नया नया चैप्टर चालू करेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड मेजरमेंट है एक्चुअली, बट उसका हम एक हिस्सा करने वाले हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, मैंने द्रोणा 1.0 की रेट तो सुनी थी द्रोणा 2.0 में, बट कुछ बच्चे इतने बढ़िया हैं, उन्होंने फटाफट से पूरा बैकलॉग जितना द्रोणा 1.0 में पढ़ाया गया पता नहीं कैसे कवर कर लिया है, और अब वो भाई रेड कर रहे हैं द्रोणा 1.0 में। शानदार यार, शानदार। मैं बढ़िया हूं भाई, मैं बहुत ही अच्छा हूं, लाजवाब, बेमिसाल। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो हाँ भाई, हैंडसम तो लगते ही है ना, तो तुम लोग की बाकी तुम लोग का प्यार है जो हमको और हैंडसम दिखा देता है। उम्मीद से ज्यादा एटीट्यूड आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या है भाई, प्रैक्टिस शीट। हाँ देखो भाई, तो कुछ कुछ बातें पहले कर लेते हैं। एक प्रैक्टिस शीट डाली है आपके लिए मैंने, है ना, कल या परसों डाली थी। वो प्रैक्टिस शीट के अंदर आपको क्या करना है, 10 सवाल है, वो 10 सवाल को आप आराम से करो, इत्मीनान से। उसको अभी विद इन 2-3 डेज में कभी भी क्लास के अंदर ही उनके क्वेश्चंस को बीच बीच में लेके क्लियर कर दूंगा, या फिर कोई एक क्लास के अंदर अगर टॉपिक जल्दी खत्म हो रहा होगा तो उस पूरे सीक्वेंस के 10 सवाल जो हैं वो लेकर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी डीपीपी सारी डिस्कस हो गई है। रही बात मॉड्यूल डिस्कशन की, तो मॉड्यूल हम लोग उसके लिए सैटरडे या फिर वीकेंड टाइम पे कोई एक क्लास लगाएंगे, एक पूरी क्लास लगाएंगे, है ना, उसमें मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। और अब तो बात बेसिक मैथ्स जैसी है नहीं, अब तो हमें बढ़िया पीवाईक्यू भी मिलेंगे, है ना, मेंस के पीवाईक्यू मिलेंगे, एडवांस के पीवाईक्यू मिलेंगे। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि जो डाउट सेशन होगा उसमें पीवाईक्यू के सवाल भी थोड़ा फोकस के साथ, कि जो अच्छा सवाल है वो मैं ले लूंगा भाई क्लास के अंदर, तो तुम्हें उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक बात तो ये हो गई, क्लियर है। और कुछ बच्चे जैसे मॉड्यूल के कुछ बता रहे हैं कि भाई ये वाला सवाल उसका आंसर नहीं आ रहा है, जो भी है, तो डोंट वरी, जिस दिन मॉड्यूल का डिस्कशन सेशन लगाएंगे वो सारे आपके चैट्स मेरे पास हैं, उसके अंदर ढूंढ के वो सवाल जो आप मुझे भेज रहे हो उसको मैं इंक्लूड कर लूंगा, तो आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। एक बात जिसके लिए काफ़ी सारे बच्चे अभी मैसेज कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिक मैथ्स का समरी लेक्चर, ठीक है यार। कोई ना कोई रीज़न की वजह से अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, ठीक है ना। मैं करने वाला था, लेकिन इस वीक में मतलब वीकेंड के पहले आपको वो समरी लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी एकदम आप निश्चिंत हो जाओ, इस वीक के अंदर आपको बेसिक मैथ्स का समरी लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और बताइए, और क्या सेवा करी जाए आपकी, और क्या सेवा करी जाए। क्या यहां तक जितना मैंने अभी बोला, इज दैट ऑल क्लियर। अगर आपके मन में कोई और बात है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, वरना फिर नया लेक्चर शुरू करेंगे। ये आलू स्ट्राइक रेट क्या चल रहा है यार, व्हाट इज दिस आलू स्ट्राइक रेट। हाँ, अब तो वेक्टर भी हो ही गया है खत्म, तो वेक्टर का भी समरी बना देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अरे एक मिनट, थोड़ा कमेंट दिखाना जरा, एक बार भाई जरा ये आलू स्ट्राइक रेट वाला कमेंट दिखाओ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, क्या है ये, क्या भाग जा रहा है ये। चलिए, बहुत बढ़िया, शुरू किया जाए। चलिए भाई, तो शुरू किया जाए। चलिए देखो, आज का लेक्चर जो मैं शुरू करने जा रहा हूं, इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात,
कुछ इंपॉर्टेंट बात नंबर 1, ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है, एक सेकंड ना भाई, एक बार जरा चैट स्क्रॉल करना ऊपर, एक बार जरा चैट स्क्रॉल करना, कुछ 1-2 बातें हैं। आलू वाली बात देखना, कहीं आलू वाले लिखा हुआ है क्या? आलू स्ट्राइक रेट लिखा हुआ है, कुछ तो समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। आलू स्ट्राइक रेट सर, ये आलू स्ट्राइक रेट क्या है भाई? मुझे आलू स्ट्राइक रेट नहीं पता चल रहा है, क्या है ये आलू स्ट्राइक रेट? चलिए होगा कुछ, है ना, मैसेज करके बता देना, मैं बाद में अगली क्लास में देख लूंगा क्या है ये चीज, ठीक है। चलिए नीचे कर दो, नीचे कर दो। चलिए, तो पहली बात इस चैप्टर को लेकर ये है कि ये चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली, क्योंकि हम क्या बात करने वाले हैं, यूनिट्स की, डायमेंशन की, और इस चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको हर एक वो चीज जो कि पूरे फिजिक्स में यूज होने वाली है, जैसे कि कहने को इलेक्ट्रिक करंट हो गया, परमिएबिलिटी हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, ऐसे करके बहुत डरावने वर्ड्स और कई सारी फिजिकल क्वांटिटी जो कि अभी आप शायद जानते भी नहीं होंगे, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन अब खैर हमने तो पूरा चैप्टर पढ़ा नहीं है, मतलब अभी हमने फिजिक्स के सारा सिलेबस तो कवर किया नहीं है, तो कैसे हम उनको पकड़ेंगे? तो अभी आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि भैया जो आप फॉर्मूला बताओगे अभी के लिए, टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए, उसको हम याद कर लेंगे, उसको हम एक बार कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि फोर्स, समझना ध्यान से, मैं ऐसे बोलूं फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट इनटू लेंथ। अब ये हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड आपको ना पता हो, तो आपको क्या करना है, अभी के लिए बस याद कर लेना है इस बात को, क्योंकि इसी रीजन के वजह से कई बार ऑफलाइन सेटअप्स में ये चैप्टर एकदम आखिरी में पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहां पे आपके स्कूल की टेंशन नहीं लेते वो लोग भाई, बट हमें आपके स्कूल की पूरी टेंशन है, इसीलिए ये चैप्टर हम अभी पढ़ा रहे हैं। बट इस चैप्टर को जब पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी उसके बाद भी एक बार मैं रिपीट करूंगा, ताकि आपको रिलेवेंसी समझ में आए कि जितनी बातें आज तक हमने करी क्या वो अब रिलेवेंसी है कि नहीं है। मतलब अगर मैं जैसे आज बोल रहा हूं फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट इनटू लेंथ, तो क्या ये फॉर्मूला आप मैग्नेटिक वाले चैप्टर में पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? ये सब खत्म हो जाएगा, तब आपको सारे जो आपके तार है ना वो जुड़ जाएंगे इस चैप्टर से। ये चैप्टर आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, उनके यूनिट्स, उनके डायमेंशन बताता है और उसके इर्द गिर्द 2-4 बातें और करता है। हमें सारी फिजिकल क्वांटिटी अभी नहीं पता है, तो जितनी काम की हैं, जितनी थोड़ी जरूरी वाली हैं, वो हम इस चैप्टर में अभी आपको बता देंगे, और बाकी जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएगा ऑटोमेटिकली आप जो इधर सीखोगे वो उधर अप्लाई करते करते वो चीज अपने आप आपके दिमाग में बैठती चली जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? पहले ये बता दो ये बात क्लियर है जितना मैंने अभी बोला, फिर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो बोलूंगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? अब देखिए दूसरी बात, देखिए दूसरी बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि अगर आप रेफरेंस बुक देखने जाओ, अगर आप कोई अलग अलग बाहरी बुक से मटेरियल देखोगे, तो उसमें कई सारे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो हो सकता है कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी ही सही है, और ये नहीं कह रहा हूं कि वो किताबें गलत हैं, बस मैं ये कह रहा हूं तुम्हारे लिए, एक जेई एस्पिरेंट के लिए एनसीईआरटी इज लाइक परम किताब एकदम, है ना, इट्स लाइक गीता फॉर यू। समझ में आ रही है बात? तो आपके लिए जो उसमें लिखा है वो परम सत्य है। किसमें लिखा है? एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे अब क्या देखो, ओवरऑल फिजिक्स तो भाई ठीक है, काफी वास्ट है, हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत रेफरेंस बुक भी यूज करेंगे, लेकिन अगर कहीं पे भी कॉन्ट्राडिक्शन का पॉइंट उठता है तो एनसीईआरटी इज ऑन द टॉप। हमें एनसीईआरटी को ही मानते हुए चलना है, ताकि कल को अगर हम एग्जामिनेशन में किसी आंसर को चैलेंज करना चाहें तो हमारे पास जो बेस लाइन होनी चाहिए वो एनसीईआरटी होनी चाहिए, कि देखिए साहब एनसीईआरटी में ऐसा लिखा था,
हमने एनसीईआरटी माना, हमने जेई मेंस में सवाल टिक किया, ये आंसर मार्क किया, अब आप आंसर नहीं, अगर आप इसको नंबर काट रहे हो हमारा, तो एनसीईआरटी में तो यही लिखा था। ऐसे केसेस में एनसीईआरटी वाले आंसर को फुल वैल्यू मिलती है और वो चैलेंज एक्सेप्ट होता है, क्योंकि एनसीईआरटी के बेस पे ही एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। क्या ये बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? ठीक है, ये दूसरी बात बहुत क्लियर हो गई। तो एनसीईआरटी को ही हमने एकदम टॉप पे रखना है पूरी फिजिक्स के लिए। खैर ये बात सही है, लेकिन इस चैप्टर में क्योंकि कई सारे पॉइंट्स आपको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा कि वो एम्बिगुअस हैं, इसीलिए एनसीईआरटी को ही मैंने बेस लाइन मानते हुए ये चैप्टर आपके लिए डिजाइन किया है। ठीक है ना? तो अब हम आगे पढ़ेंगे और सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, चलिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं स्टार्ट करो प्लीज। अरे तुम कहां, कितनी जल्दी में क्यों हो भाई? कहां जाना है? किसी से मिलने जाना है तो चले जाओ, है ना? क्लास के लिए किसी से मुलाकात थोड़ी छोड़ दोगे यार, तुम जाओ मिल के आओ। हम तो भाई अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, चाह रहे हैं कि तुम्हारा बेहतरीन हो जाए। तुम्हें जल्दी घोड़े पे सवार हो तो निकल जाओ, कोई बात नहीं। एचसी वर्मा ले लेना, एचसी वर्मा ले लेना थोड़े टाइम के बाद, जब मैं बोल दूंगा तुम्हें कब लेना है तब ले लेना। चलिए, तो आज के लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटीज पे बात करेंगे, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पे बात करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पे बात करेंगे एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बात करेंगे। ये हमारा मोटा मोटा आज का प्लान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? पहले भी बताया हुआ मैंने, पहले भी बताया हुआ है। एनीथिंग दैट कैन बी measured that can be measured can be set as physical quantity। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो कि मेजरेबल होती है वो फिजिकल क्वांटिटी कही जा सकती है। जैसे कि वजन नापा जा सकता है, वजन नापा जा सकता है, टेम्परेचर नापा जा सकता है, टाइम नापा जा सकता है। इसी तरीके से जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो मेजर की जा सकती हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है ना? जो मेजरेबल नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि मेरा डेडिकेशन आपके लिए, मेरा प्यार आपके लिए, ये नॉन मेजरेबल है। आपके माँ बाप का प्यार आपके लिए नॉन मेजरेबल है, तो उस प्यार को आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते, वो एक इमोशनल क्वांटिटी हो गई। ठीक है ना? फिजिकल क्वांटिटी वो है जो मेजरेबल हो सकती है। ठीक है ना? वो सारी चीजें जो मेजरेबल हैं दैट कैन बी सेड एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना? अच्छा सुनो भाई, चलिए जितने भी लोग ये लिख रहे हैं स्टार्ट करो प्लीज। जैसे अंकुश शर्मा है या अंकुश सिंह है, अब इनको ब्लॉक कर दो, क्योंकि अब क्लास शुरू हो गई है, ये लोग अभी भी लिखे जा रहे हैं, इनको ब्लॉक कर दो। ठीक है ना? चलिए, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड कैन बी टर्म्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना? अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी को हमने जब स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़ा था तो हमने उसको दो चीज में तोड़ा था, स्केलर्स में एंड वेक्टर्स में। ठीक है? ये फिजिकल क्वांटिटी के ये जो कैटेगराइजेशन था या ये जो हमने इसका टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड किया था, वो किस बेसिस पे किया था? वो हमने इस बेसिस पे किया था कि हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द क्वांटिटी। ठीक है ना? जैसे कि क्या, जब हमने स्केलर एंड वेक्टर में किया था तो हमने यहां बात किया था कि यहां पे सिर्फ होता है ओनली मैग्नीट्यूड, और यहां बात किया था कि इट विल बी
मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो एक तो ये कैटेगराइजेशन थी, एक तो ये कैटेगराइजेशन थी, ठीक है। दूसरी कैटेगराइजेशन क्या थी? दूसरी कैटेगराइजेशन क्या थी वो अब हम पढ़ने वाले हैं कि अब हम इस चैप्टर के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज को दो अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। किस बेसिस पे बांटेंगे? किस बेसिस पे बांटेंगे? हम इस बेसिस पे बांटेंगे कि भैया जैसे कि अगर हम कहें कि फिजिक्स में लेट्स से देयर आर 200 फिजिकल क्वांटिटीज, लेट्स से 200 है, मान लो एग्जांपल ले लो, 200 फिजिकल क्वांटिटीज है, तो उसमें से कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं जो आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं है। मतलब ऐसी कुछ क्वांटिटीज हैं जो इंटरडिपेंडेंट हैं, जैसे कि एरिया। एरिया को आप लेंथ इनटू लेंथ लिख सकते हो। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन एरिया को लेंथ इनटू लेंथ लिखा जा सकता है। मतलब एरिया कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द लेंथ, ठीक है। लेकिन अब मास और लेंथ ये आपस में बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है। अगर आपको लेंथ पता है आप उससे मास का कुछ नहीं निकाल सकते। सो देयर आर सम सेट ऑफ क्वांटिटीज विच आर टोटली इंडिपेंडेंट, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज को सिलेक्ट किया गया और इन क्वांटिटीज को सिलेक्ट करके एक कैटेगरी में डाला जिसका नाम था फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद दूसरी वाली क्या बन गई आपकी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या बन गई? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बन गई। क्लियर है? चलिए, मैग्नीट्यूड क्या है? जैसे कि 5 किलो आलू में ये 5 जो है ये मैग्नीट्यूड है। 5 किलो आलू में 5 उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है भाई। चलिए, तो फिजिकल क्वांटिटी को इस बार हमने इन दो, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरडिपेंडेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरडिपेंडेबिलिटी, ठीक है, कि वो इंटरडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर इंटरडिपेंडेंट हैं तो हम उनको डिराइव्ड क्वांटिटी में डाल देंगे। अगर वो इंडिपेंडेंट है कुछ क्वांटिटी, मतलब वो सारी की सारी फंडामेंटल में चली जाएंगी कि उनको तो डिफाइन करना ही पड़ेगा। उनके बेसिस पे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन कर पाएंगे या डिराइव कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए यार एक बात बताओ, ये जिनको ब्लॉक किया इनके मैसेज भी अभी भी क्यों आ रहे हैं? स्पैम क्यों हो रहा है? हाँ, ठीक है। चलिए अब देखिए, और इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद भी कुछ क्वांटिटीज छूट गई, उनको नाम दे दिया गया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सबके बारे में बात करेंगे, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, इन सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज फिजिकल क्वांटिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हमने स्केलर एंड वेक्टर्स में तोड़ दिया। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरडिपेंडेबिलिटी फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में तोड़ दिया। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? चलिए, एक बार जल्दी से बताओ भाई, यहां तक क्लियर है क्या? एक कह रहा है चैप्टर समझ नहीं आ रहा। अबे चालू किया अभी है भाई, क्या समझ में नहीं आ रहा? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमने बात कर ली, ठीक है। अब देखो बात करेंगे यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो कभी भी हम कोई मेजरमेंट करेंगे तो उसका एक यूनिट होगा, ठीक है ना। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को हम किसी नंबर इनटू यूनिट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मास को अगर मैं लिख दिया 5.3 kg,
तो उस 5.3 kg के अंदर ये 5.3 जो है, ये 5.3 जो है ये हो गया नंबर, ठीक है ना, और ये जो kg है ये हो गई यूनिट, ठीक है ना। इसीलिए हम एक एक्सप्रेशन यहां लिख सकते हैं कि एवरी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज n इंटू यू, ठीक है। n इज द नंबर एंड u इज द यूनिट, ठीक है। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक नंबर और एक यूनिट से लिख सकते हैं। और मजे की बात क्या है कि ये जो n इंटू यू होता है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेजरमेंट। एक इज कांस्टेंट फॉर गिवन मेजरमेंट, फॉर गिवन मेजरमेंट ये कांस्टेंट होता है। जैसे कि कहना मैं ये चाह रहा हूं कि मान लो मैंने लिखा 5 kg मैंगो, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 5000 ग्राम्स ऑफ मैंगो, ठीक है। अब इससे क्या समझ में आया तुमको? इससे ये समझ में आया अगर तुमने नंबर को बढ़ा दिया, देखो 5000 इज मच ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो नंबर बढ़ा दिया तो देखो यूनिट छोटी हो गई, है ना। पहले बड़ी यूनिट थी, kg इज अ बिगर यूनिट एंड ग्राम इज अ स्मॉलर यूनिट। तो अगर तुम n को बढ़ाओगे तो u छोटा हो जाएगा। बट द क्वांटिटी हेयर इज ऑल्सो 5 kg एंड क्वांटिटी हेयर इज ऑल्सो 5 kg, तो क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आएगा फॉर अ गिवन मेजरमेंट। यानी कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए n इंटू यू शुड बी ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट। यानी कि हम लिख सकते हैं n1 u1 मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू n2 u2, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, यहां लिख रहा हूं, जस्ट नोट दैट नंबर बड़ा तो यूनिट छोटी, ठीक है, एंड नंबर छोटा तो यूनिट बड़ी। इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? चलिए उसके बाद देखिए, एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय कंपैरिजन विद अ चोजन रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड अ यूनिट, ठीक है। चलिए अब देखिए बात को समझिए। ये जितनी भी लाइनें आज आपको बोर्ड पे दिखेंगी दे आर एग्जैक्ट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी विदाउट एनी चेंज। एनसीईआरटी से हूबहू लाइन उठा के यहां रखा गया है। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो हम किताब खोल के एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर करते, बट इस मोड में मैं एनसीईआरटी की लाइन इस पीपीटी पे लेके आ गया हूं ताकि जो मैं चाह रहा हूं, जो इस चैप्टर के साथ मेरा इंटेंशन है वो क्लियर हो जाए। ये उनमें से कुछ ऐसे चैप्टर हैं पूरे सिलेबस में, जेई में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें एनसीईआरटी रीड करना मैंडेटरी या मस्ट हो जाता है। ये वो चैप्टर है बच्चों, ये वो चैप्टर है, इसलिए लाइन बाय लाइन जो एनसीईआरटी में लिखा है वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय कंपैरिजन। ये देखो, ये वर्ड देखो, कंपैरिजन विद अ चोजन रेफरेंस स्टैंडर्ड, ठीक है ना। हर एक फिजिकल क्वांटिटी किसी एक चोजन रेफरेंस स्टैंडर्ड से मतलब डिफाइन करी जाती है, मेजर करी जाती है, ठीक है ना। एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय कंपैरिजन विद अ चोजन रेफरेंस स्टैंडर्ड। वो क्या है वो रेफरेंस स्टैंडर्ड? वो एक यूनिट है, ठीक है ना। सो दैट इज द यूनिट। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता ही नहीं होता किलोग्राम कोई यूनिट है, या लेट्स से लेंथ में बात करें, मुझे पता ही नहीं होता किलोमीटर कोई यूनिट है। मान लीजिए मेरे लिए यूनिट एग्जिस्ट ही करती लेट्स से ओनली सेंटीमीटर, तो भाई मुझे यहां से अगर अपने घर तक की मेजरमेंट करनी है तो भाई कितना बड़ा, क्योंकि यूनिट बहुत छोटी है तो कितनी बड़ी नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ता, कितनी बड़ी संख्या आती। इसीलिए यूनिट जो होती है वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए यूजेबल होनी चाहिए, ऐसी यूनिट जो उस वर्क के लिए अडेप्ट हो, मतलब एप्ट हो, और हम जो काम करना चाह रहे हैं वो यूनिट के अंदर वो कर सकें। इसीलिए
यहां से मेरे घर तक का डिस्टेंस नापने के लिए किलोमीटर विल बी द एप्ट यूनिट। तो अगर किलोमीटर है, एक स्टैंडर्ड बेट सेट किया है, तो डिस्टेंस को उस किलोमीटर के हिसाब से या उस किलोमीटर का एक रेफरेंस लेकर डिस्टेंस नापा जाता है। ठीक है ना, क्या पहले की 1 किलोमीटर डिफाइन कर लिया गया, 1 किलोमीटर इतनी दूरी होती है। फिर अगर मान लो मुझे यहां से घर जाना है, तो यह देखा जाएगा कि मेरे यहां से घर जाने में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस लगेगा। तो रेफरेंस कौन बना? किलोमीटर बना। तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि रेफरेंस कौन बनता है? यूनिट बनता है। हर मेजरमेंट का रेफरेंस कौन बनता है? यूनिट बनता है। अब जिस टाइप का मेजरमेंट होगा उस टाइप की यूनिट लेनी पड़ेगी। जैसे कि अगर छोटा मेजरमेंट है तो छोटी यूनिट लेनी पड़ेगी, बड़ा मेजरमेंट है तो बड़ी यूनिट लेनी पड़ेगी। क्लियर है? क्लियर है यहां तक बात? उसके बाद देखो, द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज वेरी लार्ज बट वी नीड ओनली अ लिमिटेड सेट ऑफ बेस यूनिट। ठीक है ना। अब ये बात वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले करी कि मान लो भाई फिजिक्स में मान लो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, तो आप कितनी यूनिट बनाएंगे? कितनी सारी यूनिट बनाएंगे भाई? ऊपर करना भाई, ठीक है, इसको ब्लॉक कर दो। कितनी सारी यूनिट बनाएंगे? मान लो 200-300 क्वांटिटीज हैं, तो कितनी यूनिट बना के कितनी सारी स्टैंडर्ड सेट करेंगे? सब अपना अपना स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो काम ही बिगड़ जाएगा। इसीलिए कुछ बेस यूनिट को डिफाइन कर दिया गया। ठीक है ना, वी नीड ओनली लिमिटेड सेट ऑफ बेस यूनिट। ये पता है कौन सी यूनिट है? दीज आर यूनिट्स विच आर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो बेस यूनिट क्या है? यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल जो क्वांटिटी डिफाइन करी गई उसके जो यूनिट्स हैं उनको बेस यूनिट कह दिया गया। ठीक है ना। सो हमने एक सेट ऑफ बेस यूनिट बना लिया जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को नापते हैं, है ना। वो यूनिट में फंडामेंटल क्वांटिटी को नापते हैं। अब इस बेस यूनिट को यूज करके हम और दूसरी यूनिट्स जिनको हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं बेस यूनिट के फॉर्मेट में। बेस यूनिट के फॉर्मेट में जैसे कि सपोज करिए एक बेस यूनिट आपको बताता हूं। लेट्स से देयर इज वन बेस यूनिट दैट इज मीटर। ठीक है, दैट इज मीटर, स्मॉल m से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये किसको दर्शाती है? ये लेंथ को दर्शाती है। ठीक है ना, दिस इज यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। अभी हम उस पर आएंगे और फिर से लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ये उसकी एसआई यूनिट हो गई। अभी एसआई सिस्टम क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो लेट्स से बेस यूनिट हो गई मीटर। तो अगर मुझे एरिया की यूनिट लिखनी है, लेट्स से ना आई वांट टू राइट डाउन यूनिट ऑफ एरिया। सो यूनिट ऑफ एरिया। अब एरिया तो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं है, बट एरिया इज रिटन एज लेंथ इनटू लेंथ, है ना। एरिया को लिखा जा सकता है लेंथ इनटू लेंथ। तो लेंथ की यूनिट क्या हो गई? लेंथ की यूनिट हो गई मीटर, और दूसरे लेंथ की भी यूनिट क्या हो गई? मीटर। तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? दैट विल बी मीटर स्क्वायर। तो भैया हमने सिर्फ बेस यूनिट मीटर तय करी थी और हमें एक एरिया की यूनिट मिल गई जो कि मीटर स्क्वायर है। तो डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं वो बेस यूनिट के फॉर्मेट में लिखी जा सकती है। तो ये जो एरिया की यूनिट है दैट इज मीटर स्क्वायर, दैट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट मीटर। बेस यूनिट मीटर की पावर 2 कर दी तो हमें एरिया की यूनिट मिल गई। इज इट क्लियर? क्या यहां तक बात क्लियर है? यूनिट ऑफ एरिया इज लेंथ इनटू लेंथ, बिकॉज एरिया इज लेंथ इनटू लेंथ, तो मीटर इनटू मीटर दैट इज मीटर स्क्वायर, एंड दिस माय फ्रेंड इज अ डिराइव्ड यूनिट। दिस इज अ डिराइव्ड यूनिट, नॉट अ बेस यूनिट, है ना। बेस यूनिट वाज मीटर। ओके, क्लियर है ये? इज दैट क्लियर? क्या यहां तक कहानी क्लियर है? चलिए अब देखिए, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन u वर्सेस n। ठीक है, तो अभी आपको बताया था u क्या यूनिट है और n क्या है आपका? n आपका नंबर है। ठीक है ना, तो फटाफट से ग्राफ बनाते हैं भाई इसके बीच में। चलिए देखिए, पहला ग्राफ देख लेते हैं। तो ये हो गया u वर्सेस n का ग्राफ। अब आपको बोला है मैंने कि u इंटू n
is actually a constant. So u is equal to constant divide by n, यानी कि जब n 0 के तरफ जाएगा तो u इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर n 0 जाएगा तो u इन्फिनिटी हो जाएगा, और अगर n इन्फिनिटी जाएगा तो u 0 हो जाएगा। इस टाइप का ग्राफ, या फिर ऐसे कह लो x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का ग्राफ, जब भी हम प्लॉट करते हैं, जब भी हम इन टाइप के ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये वाले टाइप के ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाय x, सिमिलरली यहाँ पे u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाय n, क्योंकि ये एक्सिस n है, ये एक्सिस u है, तो ऐसे ग्राफ हमेशा इस टाइप से आते हैं, इस टाइप से, एंड दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाम में कुछ नहीं रखा है अभी, ज़्यादा आप परेशान मत हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस ग्राफ को कहते हैं। ये ग्राफ तब बनता है जब किन्हीं दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या हो, कांस्टेंट हो, और अगर आपको उन दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बनाना है तो ऐसा ग्राफ बनता है जो कि दर्शाता है कि अगर n बहुत छोटा होगा तो u इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और अगर n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो u 0 की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का ग्राफ बनता है। इज दैट क्लियर? और अब अगला ग्राफ इन्होंने क्या बोला, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट अदर टू ग्राफ, NU वर्सेस U ग्राफ। इसको मैं यहीं बना देता हूं, देखिए ये एक्सेस हो गई NU और ये एक्सेस हो गई लेट्स से U। तो जब NU हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, सो आप U को चेंज करिए, उससे NU को कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। क्लियर है? अब ये वाला ग्राफ भी देख लीजिए, अगर आप NU वर्सेस N ग्राफ बनाते हैं तो आप N को चेंज करते रहिए, N को चेंज करने से NU को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगेन इट विल बी अ कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? इज दिस होल थिंग क्लियर? अब इसको अगर आपको लग रहा हो एक बार और बताने के लिए, तो मैं एक बार आपको जनरल बता देता हूं, whenever y into x is equal to some constant, और अगर आप y वर्सेस x ग्राफ्स इमेजिन कर रहे हो, सो दैट विल ऑलवेज बी लाइक दिस, ठीक है ना, मतलब यहां से ऐसे उतरेगा और ऐसे चला जाएगा, एंड दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। क्लियर है? चलिए, है ना। नाउ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो देखो भाई, पहले जब मतलब काफ़ी पहले जब सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही थी, है ना, न्यूटोनियन फिजिक्स, आइंस्टीन फिजिक्स तो आई भी नहीं थी, न्यूटोनियन फिजिक्स एंड अर्ली एजेस ऑफ द साइंस इवोल्यूशन, तो क्या हो रहा था कि हमारे पास मेनली 3 फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ करती थी, जिसका नाम था मास, अरे क्या बोल रहा हूं, ये देखो, ये मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ 3 फंडामेंटल यूनिट्स या 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हुआ करते थे, मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है ना, यही 3 होते थे। इस 3 को फिर क्या करा गया, एक भाई अब बहुत सारी यूनिट बनानी है तो एक सिस्टम बनाया गया, उस सिस्टम का नाम था लेट्स से CGS सिस्टम। C stands for सेंटीमीटर, G stands for ग्राम एंड S stands for सेंटीमीटर, G stands for ग्राम, S stands for सेकेंड, ठीक है ना। तो CGS सिस्टम में कहा गया लेंथ को नापेंगे सेंटीमीटर में, मास को नापेंगे ग्राम में, लेंथ को नापेंगे सेंटीमीटर में, मास को नापेंगे ग्राम्स में, और टाइम को नापेंगे सेकेंड्स में, ठीक है ना। ये बनाया गया। फिर ये सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि फिर मान लो टेम्परेचर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, इन तीनों के टर्म्स में आप टेम्परेचर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये वाला सिस्टम जब आया, है ना, तो पहले बहुत सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि सेंटीमीटर काफ़ी छोटी लेंथ की यूनिट है, ग्राम काफ़ी छोटी मास की यूनिट है, तो बड़ा मास नापना है तो ग्राम वॉज नॉट वर्किंग वेरी वेल। मान लो अब किसी को अगर एक लेट्स से एक बहुत बड़े लेट्स से बोल्डर का बहुत बड़ा पत्थर है, उसका मतलब जिसका टन्स में जा रहा है वजन, उसको नापना है और हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना बड़ा लिखना पड़ेगा ना। लेट्स से आप सोचो कोई पत्थर है, लेट्स से 1.0
दैट इज लेट्स से 1.5237 टन, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट में अपन 1.5 लिख सकते थे टन अप्रोक्सीमेटली ना, मतलब इसको राउंड ऑफ करके, तो लगभग आइडिया लग जाता कितने टन के आसपास है। बट अब इसी को ग्राम्स में करना है, तो भैया एक टन में तो 1000 kg होता है, तो 1.5237 इंटू 1000 kg, और 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो इंटू 1000 ये आएगा ग्राम्स में। सो दिस होल वैल्यू विल बी लाइक 15237000000। इतने जीरो लग जाएंगे भाई, कितने लग गए, ज़्यादा लगा दिया क्या? 6, हाँ इतने जीरो लग जाएंगे भाई। क्या आपको एक सेकंड, नहीं ज़्यादा लगा दिया ना, हाँ ये एक ठीक है ना, 3 से यहाँ आ गया, फिर 3 से ज़्यादा लगा दिया, ठीक है। एक, 2, 3, 4 तो यहाँ खर्च हो गए, 6 थे, 2 लगेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये इतना these many grams we have to write, these many grams we have to write। तो बहुत छोटी यूनिट थी, नंबर बहुत बड़ा आ रहा था, तो हमने क्या करा, हमने करा नहीं यार ग्राम्स में ही नापेंगे, इसको थोड़ा बढ़ाया जाए, इसको बनाया पाउंड, ठीक है, सेंटीमीटर को बनाया फुट, और सेकेंड्स को सेकेंड रहने दिया, दैट वाज वर्किंग फाइन। तो एक नई यूनिट आई या सिस्टम ऑफ यूनिट आई, FPS, ठीक है, वेयर F स्टैंड्स फॉर फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स, ठीक है ना। FPS यूनिट आ गई, सिस्टम ऑफ यूनिट आ गई, दिस वाज अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। चलिए, उसके बाद ये भी एक्चुअली ये मोस्टली ब्रिटिशर्स द्वारा यूज करी जाती थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स यूज्ड दिस, ठीक है, या कह सकते हैं ब्रिटिश engineering was completely based on FPS system। इसीलिए भारत में आप देखते होंगे मैक्सिमम चीजें आपको लैंड देखने जाओगे तो फुट में दिखाया जाएगा या फीट में दिखाया जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर आप कई बार देखोगे समुद्र तल से ऊंचाई किसी शहर की या कहीं लिखी रहती है तो फीट में लिखी रहती है ना। और कई सारी चीजें, जैसे कि पहले तो जिम में जो डंबल आते थे वो भी पाउंड में आते थे, अब वो धीरे धीरे ऐसे ही सिस्टम की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। अब पहले अगर आप देखोगे तो जो बही खाते बनते थे जमीनों के, वो भी स्क्वायर फुट या फिर इन सब में लिखे जाते थे। अब धीरे धीरे वो प्रचलन जा रहा है और अब एसआई सिस्टम को यूज कर रहे हैं। अब प्रॉपर कह लो हेक्टेयर में लिखा जाता है या फिर मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है जमीन का एरिया, उस हिसाब से अब सारी कहानी चल रही है। एसआई सिस्टम की तरफ धीरे धीरे मोल्ड हो रहा है। अभी भी हमारी हाइट फीट में नापी जाती है, बट धीरे धीरे अब स्कूलों में सेंटीमीटर को देखो डाल दिया गया है कि यार आपकी हाइट कितनी है, तो कोई बोलेगा 175 सेंटीमीटर है ना, कोई बोलेगा 180 सेंटीमीटर है, कोई बोलेगा 165 सेंटीमीटर है। तो अब हाइट भी सेंटीमीटर और मीटर में आ गई है, बट कॉमनली हम क्या बात करते हैं, हाउ मेनी फीट, हाउ मेनी इंचेस, ठीक है ना। तो ये एफपीएस सिस्टम जो था दैट वाज ब्रिटिश इंजीनियरिंग का सिस्टम था, जिसमें लेंथ को नापते थे फुट में, और मास को नापते थे पाउंड में, और टाइम को नापते थे सेकंड्स में, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रॉल करना ऊपर, एक बार ऊपर स्क्रॉल करना, थोड़ा सा और आराम से जाओ और जाओ, बस नीचे हल्का सा और नीचे हल्का सा लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं एमकेएस सिस्टम की। फिर एमकेएस सिस्टम आया जिसमें लेंथ को नापना चालू किया मीटर में और मास को नापना चालू किया केजी में, और टाइम को अभी भी सेकंड्स में ही नाप रहे हैं, ठीक है ना। सो दिस
द मोस्ट प्रिवेलिंग सिस्टम अंटिल द एसआई सिस्टम केम इन प्लेस, ठीक है ना। तो इसका था MKS, M मतलब मीटर, फिर K यानी कि kg एंड फिर S यानी कि सेकेंड्स, ठीक है ना। तो MKS सिस्टम में भी फंडामेंटल 3 यूनिट है। कितनी है? 3, मास, लेंथ, टाइम। बट व्हाट अबाउट टेम्परेचर, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, इनके ऊपर बात अभी या ध्यान अभी नहीं गया है, ठीक है ना। तो जब इनको करने में दिक्कत आने लगी कि हाउ विल वी रिप्रेजेंट, है ना, टेम्परेचर को MKS में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, या फिर ऐसे कह लो कि CGS में कैसे करोगे टेम्परेचर को, ऑल दैट थिंग। तो धीरे धीरे पता चला कि यार ये सब चीजें जो हैं, और एक्चुअली टू बी वेरी ट्रू दीज वर लोकलाइज्ड, जैसे कि FPS वाज मोस्ट कॉमन इन ब्रिटिश, ठीक है, ऐसे ही MKS वाज फेमस इन सम अदर कंट्री। तो ये सब क्या कह लो कि ये बिखरे बिखरे यूनिट का सिस्टम था। जैसे कि इंडिया में भाई अपने यहाँ पहले गांव देशों में क्या चलता है, बित्ता, हाँ, लाठी कितने बित्ता की है ना, बित्ते से नाप लिया, बिस्सा नाप लिया, लैंड नापने चले बिस्से से नाप लिया, ठीक है ना। उसके बाद और क्या, लठ चलता था, लाठा, कि भैया ये खेत कितना लंबा है, भैया 10 लाठा लंबा है ये, ठीक है। क्या है ये? लोकल सिस्टम है, यूनिट का ही सिस्टम है, जिसमें उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया कि भैया 1 लाठी हमारी 1 यूनिट के बराबर है। अगर खेत 10 लाठे बराबर है तो वो पूरा गांव उसी लाठे से खेत नाप रहा है, ठीक है। जब वो लाठा टूटने वाला होगा एक और लाठा बना लेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, एक ही सिस्टम को सेट कर रखा है उस लोकल एरिया में। बट यार अब कोई भाई बात समझो बात को, क्योंकि यार ये धीरे धीरे चीजें इवॉल्व हो रही हैं। साइंस जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं बच्चे, या जो चीजें वहां पढ़ के और यहाँ कोई आता है तो उसको लगेगा कि मैंने पढ़ा किसी और यूनिट में, यहाँ कोई और यूनिट चल रही है, कैसे वर्क करेंगे, वर्केबिलिटी का इशू आने लग गया। तो बोला नहीं यार, पूरे इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर एक यूनिट बनाई जाए, कोई एक मतलब एक सेट बेंचमार्क बनाया जाए जिसपे सब लोग नापेंगे, ठीक है। तो भैया बात हुई तो एक सिस्टम लेके आया गया, SI सिस्टम, ठीक है। SI का फुल फॉर्म जो होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर SI, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ये चीज अपन हटा देते हैं, ये काम की नहीं है। SI सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है? तो दिस SI सिस्टम इज सिस्टम इंटरनेशनल, ऐसा कुछ है, नेशनल दे यूनिट्स, ठीक है। फ्रांस में फ्रेंच वर्ड है ये, सिस्टम इंटरनेशनले द यूनिट्स, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में इसका अनुवाद होता है, ये NCERT में लिखा हुआ आप देख लेना, ठीक है ना। तो फ्रेंच वर्ड है इसीलिए ऐसा ही पड़ गया, बट एक्चुअली इसका इंग्लिश जो मीनिंग है दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है ना। तो अब कई बार बच्चों से पढ़ने के बाद पूछ लिया जाता, बताओ SI का फुल फॉर्म बताओ, SI सिस्टम ऑफ यूनिट का फुल फॉर्म बताओ। अब बच्चा भूल गया, सर ने बताया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, लेकिन यहां तो S पहले है, सिस्टम इंटरनेशनल, अच्छा नहीं लग रहा सुनने में। एक्चुअली इट्स अ फ्रेंच वर्ड, सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स, ब्रावो, दैट इज द फुल फॉर्म। लेकिन इंग्लिश अनुवाद है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए, यह होता है फुल फॉर्म इंग्लिश में SI यूनिट का, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब आगे बढ़ेंगे तो भाई देखो, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या किया गया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई किया गया, ऐसी क्वांटिटी जो आपस में इंडिपेंडेंट हैं, ऐसी क्वांटिटी जो आपस में इंडिपेंडेंट हैं, उनको इकट्ठा एक ब्रैकेट में डाला गया, उसको बोला गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, मतलब लेंथ को यूज करके मास नहीं बता सकते, मास को यूज करके टाइम नहीं बता सकते, टाइम को यूज करके लेट्स से टेम्परेचर नहीं बता सकते, तो आपस में कोई भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है।
चलिए क्लियर है ये बात। लेकिन 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 कुछ तो चाहिए ना, जैसे कि पहले फिजिकल क्वांटिटी पे ध्यान दो। 7 फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ आप जानते हो लंबाई, मास आप जानते हो यानी कि कितना वजन है, टाइम आप समझ रहे हो समय, इलेक्ट्रिक करंट है ना रेट एट विच चार्ज इज फ्लोइंग, टेम्परेचर तापमान, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कि कितना सब्सटेंस है इसका भी एक मान रखा गया। ये मान जो है ये नंबर्स के बेसिस पे है, ये नंबर्स के बेसिस पे है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताया गया कि कितना संख्या में लिखा गया, ठीक है ना। तो उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी कि भैया अगर कहीं कोई लाइट है, प्रकाश का कोई स्रोत है तो कितना प्रकाश दे रहा है, इसको नापने के लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी का नाम रखा गया, ठीक है। चलिए क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब जितने भी क्वांटिटीज थे, बेस क्वांटिटी बोल लो, फंडामेंटल क्वांटिटी बोल लो, उनके एसआई यूनिट के नाम बताए गए, उनके एसआई यूनिट्स के नाम बताए गए, ठीक है। लेंथ को नापेंगे मीटर में, मास को नापेंगे किलोग्राम में, टाइम को नापेंगे सेकंड में, करंट को नापेंगे एम्पियर में, टेम्परेचर को नापेंगे केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापेंगे मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापेंगे कैंडेला में। क्लियर है? ठीक है, फिर से सुन लो, ये एसआई यूनिट सिस्टम के नाम है, मतलब ये जितने भी यूनिट यहां लिखे हैं वो सब एसआई सिस्टम को बिलोंग कर रहे हैं। अब आज की तारीख में हम ये सिस्टम यूज नहीं करते हैं, वी यूज दिस सिस्टम। तो अब मैं जो यहां पे आपको यूनिट्स बता रहा हूं दे आर पार्ट ऑफ एसआई सिस्टम। तो हम सबकी एसआई यूनिट लिख रहे हैं। एसआई यूनिट में अगर बोल दिया गया कि मास की एसआई यूनिट केजी है तो स्टैंडर्ड यूनिट मास इज ऑलवेज 1 kg। अगर सीजीएस के हिसाब से देखा जाता तो स्टैंडर्ड यूनिट मास इज 1 ग्राम। अगर एफपीएस के हिसाब से देखा जाता तो स्टैंडर्ड 1 यूनिट ऑफ मास इज 1 पाउंड, ठीक है। एसआई में 1 यूनिट ऑफ मास 1 kg होगा, 1 यूनिट ऑफ टाइम 1 सेकेंड होगा, 1 यूनिट ऑफ लेंथ 1 मीटर होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? एम आई क्लियर टिल हेयर? क्या जितनी बात मैंने आपको बताई क्या ये सारी क्लियर है? एक बच्चा पूछ रहा है वेट क्या होता है। बेटा वेट एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, वेट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ फोर्स। ये हम बाद में सीखेंगे। अभी देखो फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी जो है इसमें फोर्स का नामो निशान नहीं है, तो वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, इसको हम बाद में सीखेंगे। क्लियर है? चलिए अब जब आप आज घर जाइए या घर पे जब आप किताब खोलिएगा तो NCERT शायद दूसरे पन्ने पे है ना, दूसरे पन्ने पे एक टेबल बनी हुई है, दूसरे पन्ने पर एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल में कुछ ये फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया गया है, और उसके सामने एक एक पैराग्राफ, एक लंबा लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है ना, लंबा लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो उन लंबे लंबे पैराग्राफ में पता है क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि अगर हम कह रहे हैं SI यूनिट ऑफ लेंथ इज 1 मीटर, तो 1 मीटर निकाला कैसे? यही क्यों डिसाइड किया कि 1 मीटर होना चाहिए? 1 सेकेंड, ये कौन सा 1 सेकेंड है? कैसे निकला ये 1 सेकेंड? ठीक है, ये कहां से आया? तो वो टेबल के अंदर बहुत हैवी डेफिनेशन लिखी है। उस टेबल के नीचे एक और नोट लिखा है। वो नोट में लिखा है द अबव टेबल इज नॉट मेंट टू बी आस्क्ड इन एग्जाम और टू मेमोराइज। उसको याद नहीं करना है, सिर्फ देख लेना है। जैसे म्यूजियम में जाते हैं, म्यूजियम कभी गए हो? म्यूजियम में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, तुम क्या करते हो? देखते रहते हो, घर आ जाते हो, 4 दिन बाद भूल जाते हो। उस दिन अच्छा लगता है, अच्छा ये तलवार फला फला राजा की है,
ओके, इस सन में इन्होंने पहली बार बनवाई थी, ठीक है, सब लिखा वहां पे। तुमने देखा, जो तुम्हें याद रखना था या रहना था रह गया, जो तुम भूल सकते थे भूल गए, कोई पूछ नहीं रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से ये टेबल कोई पूछ नहीं रहा है। ये वाला कॉलम इज जस्ट फॉर इन्फो, सिर्फ ज्ञानबाजी के लिए आपको ये वाला कॉलम बनाया गया है, ठीक है। अब ये कॉलम पता है आपको कितना याद रखना चाहिए, कितना याद रखना चाहिए, ठीक है। ये वाला कॉलम कितना याद रखना चाहिए वो सुन लो, बस इतना याद कर लो, इतना याद कर लो कि जैसे लेंथ को, जिसकी ऐसा यूनिट है मीटर, निकालते वक्त कांस्टेंट क्या यूज हुआ था, स्पीड ऑफ लाइट यूज हुई थी, स्पीड ऑफ लाइट एज अ कांस्टेंट यूज हुआ था, ठीक है, लेंथ निकालते वक्त। उसी तरीके से मास निकालते वक्त प्लैंक्स कांस्टेंट का इस्तेमाल किया गया था, मास निकालते वक्त प्लैंक्स कांस्टेंट का इस्तेमाल किया गया था। उसी तरीके से ये बहुत इंटरेस्टिंग है, समय कैसे पता चला कि इतना ही समय 1 सेकंड होगा, कैसे पता चला, टिक टिक 1 सेकंड होगा, कैसे पता चला। तो ये जो सीजियम 133 है, ये क्या करता है, ये रेडिएट करता है, स्टेबल नहीं है, तो इसकी रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहां लिखी हुई है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कितने रेडिएशन निकलेंगे पर यूनिट टाइम। तो देखा गया इतने रेडिएशन जितने समय में निकले उसको 1 सेकंड का नाम दे दिया गया। इतने रेडिएशन, इतनी संख्या में रेडिएशन जितनी देर में निकले उसको 1 सेकंड का टाइम, 1 सेकंड का नाम दे दिया गया कि जितने देर में ये रेडिएशन निकलेंगे इसको अपन 1 सेकंड बोल देंगे, वो 1 सेकंड डिफाइन कर दिया गया। ये टेबल आपको याद नहीं करनी है, ये टेबल खाली ये दिखाती है कि हर एक यूनिट जो आप यूज कर रहे हो वो कितनी प्रिसीजन के साथ निकाली गई है, ठीक है। चलिए अब फटाफट से यहां पे सिंबल पे थोड़ा गौर कर लेते हैं। तो भैया मीटर को स्मॉल m से लिखते हैं, किलोग्राम को स्मॉल k स्मॉल g। कभी किलोग्राम को ऐसे मत लिख देना 1 किलो, ये गलत है। व्हाट इज द करेक्ट, 1 kg, k छोटा g छोटा, ठीक है। सेकंड का s छोटा, एम्पियर का a बड़ा। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उनके नाम पे जो यूनिट रखी जाती है उसका जो शॉर्ट फॉर्म वाला सिंबल होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल रखा जाएगा, पहला अक्षर कैपिटल रखा जाएगा। जैसे एम्पियर साइंटिस्ट है तो एम्पियर की यूनिट जो ए है वो ए कैपिटल है। इज्जत देने के लिए ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने ये डिसाइड किया था, ठीक है। चलिए बेटा, अब ये इतना ही क्यों, इसके पीछे तो बहुत सारी और बहुत लंबी कहानी है, हमें जिससे लेना देना नहीं है उसमें हम क्यों एंटर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए केल्विन का, टेम्परेचर का, केल्विन को कैपिटल के से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबल बता रहा हूं मैं, हर यूनिट का अपना सिंबल है, वो यूनिट का सिंबल बता रहा हूं। केल्विन का कैपिटल के है, मोल का MOL है, M छोटा, कैंडेला का CD है, C छोटा। याद रखिएगा कि कभी भी अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है तो उसके सिंबल का पहला अक्षर कैपिटल होगा, अदरवाइज अगर वो साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है तो हर सिंबल का पहला अक्षर छोटा होगा। किलोग्राम का K छोटा होगा, सेकंड्स का S छोटा होगा, कैंडेला का C छोटा होगा। क्या बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? इज दिस क्लियर टिल हेयर? क्या यहां तक बात क्लियर है? अब एक बच्चा पूछ रहा है ट्राइंगल VCS क्या है, ठीक है। ट्राइंगल VCS क्या है? ये सीजियम दिख रहा है, सीजियम एलिमेंट है, ये CS वो लिखा है जिसको तुमने CS पढ़ा, वो एक्चुअली किताबों में एक्चुअली ये लिखा हुआ है डेल्टा न्यू। ये सिंबल V नहीं है, ये न्यू है, ये फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, ये फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है। और ये सीजियम की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो लिखा हुआ है NCERT में। आपको सिंपल भाषा में यहां लिख के मैंने बता दिया, आप उसी पे गौर करिए। क्यों पढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कहां लगे हो भाई, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग यार? जितना बता रहा हूं वो पढ़ लो, जब काम दूंगा तब कर लेना, वो देता हूं वो तुमसे होता नहीं है। अभी NCERT खोल के पढ़ रहे। अरे यार
कह रहा हूं काम का नहीं है, नीचे नोट लिखा है एनसीईआरटी के। ये बातें भी शायद बताना इतना जरूरी नहीं था, बट बता दिया कि थोड़ी दिलचस्पी बने, है ना। तो लोड मत लो भाई। कैंडेला साइंटिस्ट नहीं है दोस्त, कैंडेला साइंटिस्ट नहीं है। चलिए, और ये ट्राइंगल, इसे डेल्टा कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। 10 बार बता चुका हूं डेल्टा पहले भी। चलिए, अब आ जाते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड यूनिट्स पे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड यूनिट्स पे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, तो क्या हुआ, सारी कहानी बनी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बनाई गई। कितनी है ये? 7 है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के अलावा जितनी बाकी क्वांटिटीज हैं सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। बट ऐसी 2 क्वांटिटी फंस रही थी, ना वो डिराइव में डाले बने, ना फंडामेंटल में चेंज करते बने। तो एक एडिशन कर दिया गया, एक एडिशन कर दिया गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज करके। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में कौन कौन आएगा, कौन कौन आएगा? तो पहले नंबर पे प्लेनार एंगल आएगा, प्लेनार एंगल, ठीक है। एंगल इन अ प्लेन, या कह लो 2 डायमेंशनल एंगल, 2D एंगल को प्लेनार एंगल कहते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आएगा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, यानी कि 3 डायमेंशनल एंगल के बारे में बात हो रही है। थोड़ा सा हिंट मैंने आपको पहले भी दिया था, सॉलिड एंगल एंड प्लेनार एंगल के बारे में आपको थोड़ा सा मैंने बताया था कि घर की दीवारों के बीच में 3 दीवारों, जहां तीनों दीवार मिलती हैं, 2 साइड की दीवार और एक छत जहां मिलती है, वहां एक कोना बन रहा है। वो कोना एक एंगल सब्सटेंड करता है, बट वो एंगल 2 डायमेंशन में नहीं है, 3 डायमेंशन में है। एंगल का मतलब ही है कोना, बताया था मैंने आपको ये बात, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब अभी तो पहले इनकी एसआई यूनिट लिख लो, फिर इनको एक एक करके समझाता हूं। जो 2D एंगल है, पहले भी बोल चुका हूं, इसकी एसआई यूनिट होती है, इसकी एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग यूनिट होती है रेडियंस। सिंबल है स्मॉल RAD, ठीक है। उसके बाद इसकी एसआई यूनिट होती है स्टे रेडियंस, ठीक है। सिंबल होता है स्मॉल SR। इज दैट क्लियर? ऐसा यूनिट होती है स्टे रेडियंस किसकी? सॉलिड एंगल की। अभी हम सॉलिड एंगल को समझेंगे, अभी हम सिर्फ यूनिट लिख रहे हैं। तो ऐसा यूनिट है रेडियंस और ये स्टे रेडियंस। अब यहां क्या लिखा है देखिएगा, बोथ, इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, बोथ रेडियन एंड स्टे रेडियन आर डायमेंशनलेस। अब ये डायमेंशन क्या चीज है गुरुजी, इस पे हम आएंगे, लेकिन अभी के लिए बस खाली आप एक नोट कर लीजिएगा, दे डोंट अपीयर इन डायमेंशनल एनालिसिस। ये जहां पे आप ये लिख रहे हो अभी, वहां पे ये नोट में डाल देना। अभी ये वाला टॉपिक, मतलब डायमेंशन क्या है, ये आपको कल समझ में आएगा, ठीक है ना। सो दिस विल कवर इट टुमारो। सो ये कल के लिए है, लेकिन आप अभी नोट में डाल दो दिस सेम लाइन, डिट्टो की डिट्टो लाइन नोट में डाल दो आप। चलिए, अब प्लेनार एंगल तो हम समझ चुके हैं, प्लेनार एंगल हम एक बार समझ चुके हैं पहले, तो मैं क्विक रिवीजन दे देता हूं। प्लेनार एंगल का मैं क्विक रिवीजन आपको दे देता हूं, देखिएगा। तो अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, लेट्स से, है ना, एंड ये पॉइंट मैंने अगर फिक्स कर दिया, लेट्स से ये है A, ये है B, और अगर मैंने इस B को, ये लाइन को रोटेट कर दिया यहाँ पे, लेट्स से B को यहाँ पहुँचा दिया B', तो ये एक यहाँ पे आर्क बनाएगा, इट विल क्रिएट एन आर्क, एंड यहाँ एक एंगल बनेगा थीटा। सो दिस एंगल इज इन प्लेन, सो इट इज अ प्लेनार एंगल, and this angle theta is equal to arc length divide by length of this arm, arc length divide by length of this arm, ठीक है ना। सो इसको लेट्स से अभी R बोल देते हैं, या जो भी आपको ठीक लगे। इसको मैंने लेट्स से बोल दिया, आर्क लेंथ को लेट्स से L बोल दिया, ठीक है ना। सो आर्क लेंथ डिवाइड बाय आर्म लेंथ,
आर्म लेंथ भी बोल सकते हैं इसको, नीचे वाले को आर्म लेंथ, और रेडियस बोल सकता हूं मैं, इसको रेडियस बोल सकता हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय आर, एंड दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। और यहां पे थीटा की जो यूनिट है दैट इज रेडियंस, थीटा विल बी इन रेडियंस। और आपको यहां पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि देखिए ऊपर भी एक लेंथ है, मतलब ऊपर मैं दिखा रहा हूं आपको, यहां पे भी एक लेंथ है और नीचे भी क्या है, लेंथ है। इसीलिए लेंथ अपॉन लेंथ कट गई तो डायमेंशन नहीं आया। डायमेंशन क्या है इस पर हम कल बात करेंगे, ये टॉपिक मैं रिपीट करूंगा, ये वाला छोटा सा टॉपिक कि इसका डायमेंशन क्यों नहीं होता, ठीक है। बट रीजन यही है, लेंथ अपॉन लेंथ, ऊपर लेंथ है नीचे लेंथ है, लेंथ कट गई तो कोई इसके पास ऐसी कोई यूनिट नहीं है जो कि उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स में हो, इसीलिए इसको अलग से एक यूनिट भी दी गई और ये एक्चुअली डायमेंशन लेस होता है। तो डायमेंशन जब पढ़ाऊंगा ये बात रिपीट करूंगा, ठीक है। चलिए, क्या ये बात क्लियर है? इज दिस क्लियर? अब अगर ये एंगल बहुत छोटा होगा, अगर ये एंगल बहुत छोटा होगा, इसको देखिए, लेट्स से इफ दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, लेट्स कॉल डी थीटा, लेट्स से देन दिस आर्क लेंथ विल आल्सो बी वेरी स्मॉल, ये आर्क बनेगा बहुत छोटा, लेट्स कॉल इट एज डी एल, और ये है लेट्स से आर। तो हम क्या एक और रिलेशन यहां लिख सकते हैं, वी कैन राइट डी एल इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा, ठीक है ना। ये एक और रिलेशन यहां पे हम लिख सकते हैं। शायद एनसीईआरटी के अंदर यहां एस लिया हुआ है या डीएस लिया हुआ है, तो उसको भी मैं लिख देता हूं एक बार। यहां पे एनसीईआरटी के अंदर जो लिया हुआ है दैट इज डीएस इज इक्वल टू आर डी थीटा, ठीक है ना। वहां पे आर्क लेंथ को डीएस लिया हुआ है, मैंने डीएल ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे डीएस लिया हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज है। इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है भाई? एक बार जल्दी से प्लेनार एंगल को बता दो, हरी झंडी दे दो, तो फिर सॉलिड एंगल पे चलेंगे। सॉलिड एंगल का गेम थोड़ा सा नया है आपके लिए, तो इसको पहले एक बार हरी झंडी दे दो भाई। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ेंगे, अब बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अब बात कर रहे हैं स्पेशली सॉलिड एंगल की। इसको सिंबल हम यूज करते हैं ओमेगा, सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे वहां थीटा चल रहा था वैसे इसको करेंगे ओमेगा यूज, ठीक है, ओमेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सॉलिड एंगल को थोड़ा फील करने की कोशिश करो, कैसे फील आएगा। एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से। जैसे प्लेनार एंगल को समझाने के लिए हमने सर्कल का सहारा लिया, सॉलिड एंगल को समझने के लिए हम लेट्स से स्फेयर का सहारा लेंगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कल को एक लाइन ऐसी बन जाए, और यहां कोई सर्कल नहीं बन रहा है तो ये एंगल नहीं होगा, ये अभी भी एंगल ही होगा। एक लाइन बड़ी है, एक लाइन छोटी है, तो क्या ये एंगल नहीं है? ये एंगल है। हो सकता है ये दोनों, मतलब सर्कल, अगर इसके लेंथ पे सर्कल बनाओ तो ऐसा बनेगा, इसके लेंथ पे सर्कल बनाओ इसी पॉइंट के अबाउट तो ऐसा बनेगा। अब ये दोनों पॉइंट एक सर्कल पे नहीं है, बट फिर भी ये एंगल है, ठीक है। तो ऐसे अपने दिमाग में मत डाल लेना कि हमेशा एंगल सर्कल के केस में ही बनता है। किसी भी दो लाइन के बीच में जो कोना एग्जिस्ट करता है दैट इज सर्कल। ये बात और है, ये बात अलग है। अगर एक बड़ी लाइन होगी, एक ऐसे छोटी लाइन होगी और ये एंगल होगा, तो इस वाली लेंथ को आप आर्क लेंथ नहीं ले सकते। दिस इज नॉट दी, इसको मैं बेंड करके बना दूं तो भी अगर मैं ऐसे भी बना दूं तो दिस इज नॉट आर्क लेंथ दैट यू नीड टू टेक।
दिस इज नॉट द आर्क लेंथ। ये बात ध्यान रहे आपको, ये बात ध्यान रहे कि भैया हाँ जरूर हमने एक एंगल को डिफाइन करते समय सर्कल का इस्तेमाल किया, बट हमेशा एंगल सिर्फ सर्कल में ही बने ये जरूरी नहीं है। इसीलिए अभी भले ही मैं सॉलिड एंगल को स्फेयर को यूज करके बना रहा हूं, लेकिन सॉलिड एंगल हर जगह है जहां कोना है। जैसे दो दीवार के बीच में जो सीधी रेखा दिख रही है ना, जो सीधी लाइन दिख रही है ना, वो भी एक सॉलिड एंगल बना रही है। दो दीवार के बीच में कैसे बनाऊं, ये ठीक है, ये जो कोना दिख रहा है मेरे हाथ से दिख रहा है कोना, ये कोना भी एक सॉलिड एंगल है। कहीं भी जहां दो कोना कोई भी हो एंगल है, सॉलिड एंगल होगा ही होगा। ठीक है, अगर प्लेन में है तो प्लेनार, 3 डायमेंशन में तो 3 डायमेंशनल एंगल, सॉलिड एंगल। आपके रूम में मुंडी घुमा के देखिए, दो दीवार के बीच में एक रेखा होगी, लाइन होगी, वो भी सॉलिड एंगल है। वो एंगल बन रहा है वहां पे, कितना होगा समझाऊंगा मैं। तीनों दीवार जहां मिल रही हैं वो कोने में, रूम के कोने में देख भाई, दिख रहा है, वो कोना भी सॉलिड एंगल है। ठीक है, लेकिन सॉलिड एंगल समझाऊंगा कैसे, एक स्फीयर लेके समझाऊंगा कैसे, एक स्फीयर लेके। अब ये एक स्फीयर ले लिया, अभी देखता जा, यहां पे ये स्फीयर है, लेट्स से ये स्फीयर का सेंटर है, ठीक है। अब देख, सॉलिड एंगल को समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखता जा एकदम, ठीक है, बिल्कुल फोकस करके देखता जा। ठीक है, अब देख, ध्यान से देखियो, ठीक है। ये कटोरा दिख रहा है, देखो ये कटोरा दिख रहा है भाई, ये जो कटोरा बना हुआ है यहां पे, ये कटोरा दिख रहा है, ये कटोरा दिख रहा है। आर यू एबल टू सी दिस कटोरा? ये कटोरा दिख रहा है, ये कटोरा सेंटर पे एक एंगल बनाएगा। सर ये कटोरा नहीं दिख रहा, चल कोई बात नहीं। कभी तूने बर्थडे कैप खरीदी है? तो बर्थडे कैप खरीदी है तो देख, ऐसे बर्थडे कैप का मुंह होता है, जो टोपी होती है टोपी, और एक ऐसा कोना होता है, कोना है ना, हैप्पी बर्थडे लिखा रहता है। इसको सीधा करके बनाता हूं, देख अभी तक और दिखेगा। बर्थडे कैप देखिए, बर्थडे कैप में देख, ऐसा एक ओपनिंग होती है और ये टोपी होती है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे कोना बन रहा है, और ये पूरा 3 डायमेंशन वाला कोना है, तो ये सॉलिड एंगल होता है। क्या ये बात क्लियर है? ये कटोरा जो दिख रहा है, अब इस कटोरे ने, मान लो अगर मैं बोलूं कि यहां सेंटर पे, भाई तू इमेजिन कर, ये पूरा जो कटोरा है, ये सेंटर पे जो बनाएगा, इट विल हैव सम कॉर्नर हेयर, ये कॉर्नर जो है ये सॉलिड एंगल कहलाता है। ठीक है, अब सॉलिड एंगल का क्या रिलेशन है, बहुत ध्यान से देख। जैसे कि प्लेनार एंगल का क्या रिलेशन था, ध्यान से सुन। प्लेनार एंगल का रिलेशन ये था कि अगर एंगल में रेडियस मल्टीप्लाई कर दें तो आर्क लेंथ आ जाएगी, आर्क लेंथ विल बी रेडियस इनटू एंगल। उसी प्रकार से अगर ये पूरा जो पिंक रीजन देख रहे हो, इसका एरिया निकालना हो, सो दैट विल बी एंगल, ये वाला सॉलिड एंगल इनटू रेडियस। लेट्स से इसकी रेडियस थी r, तो इनटू रेडियस का स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा ये सरफेस का एरिया, इस सरफेस का एरिया। ठीक है, मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं, देखो ध्यान से देखो इस चीज को, फिर से इसको इसी में देखते हैं एक बार। देखो भाई, अभी ऐसे समझो, ये एक पूरा कटोरा है, ये कटोरा सेंटर पे, ये कटोरा एक सेंटर पे अगर आप देखो तो एक एंगल बनाएगा, सॉलिड एंगल। तो अगर इस सॉलिड एंगल के अंदर हम ये रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बाहरी सतह का एरिया आ जाएगा, क्या ये क्लियर है? इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाता हूं, एनसीईआरटी का डायग्राम बनाता हूं। देखो एनसीईआरटी वाला डायग्राम बनाता हूं मैं, मान ले ये एक
ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, बहुत छोटी सरफेस है, बहुत छोटी। जैसे कपड़े का वो नहीं चकती होती है, चकती क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारे घर में पता नहीं क्या बोलते हैं, चकती, चकता जो बोलते हो, कपड़े का चकता है, चकती है, जो भी है, एक छोटा सा कपड़ा है मान लो, सरफेस है, सरफेस, ये सरफेस है, ठीक है ना, इट्स अ सरफेस। अब इस सरफेस से मैंने एक लाइन इधर खींची, एक लाइन इधर खींची, उसके बाद दूसरे कोने से एक लाइन इधर खींची, तीसरे कोने से एक लाइन इधर खींची, ठीक है, थोड़ा कोना बदलना पड़ेगा मुझे लग रहा है, एक लाइन यहां खींची, एक लाइन यहां खींची, एक लाइन इस कोने से खींची और एक लाइन इस कोने से खींची। तो बता क्या ये फील हो गया कि यहां पे ये चारों लाइन के बीच में एक कोना तैयार हो गया, यहां पे देयर इज अ कॉर्नर दैट गॉट क्रिएटेड ओवर हियर। तो ये बहुत छोटा चकती थी, तो इसको मैं डी ओमेगा बोल दूंगा कि बहुत छोटा सा सॉलिड एंगल बनेगा डी ओमेगा, ठीक है। एग्जाम्पल और देता हूं, देख, एक काम कर, एक अगर मान ले एक सर्कुलर बोर्ड लेके आ, घर में एक लकड़ी का बोर्ड लेके आ और इसके हर कोने से धागा बांध एक पॉइंट पे जोड़ता चला जा, हर पॉइंट से धागा बांध के एक पॉइंट पे जोड़ता चला जा, सारे कॉर्नर्स के धागा बांध के एक पॉइंट पे जोड़ता चला जा। तो यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे ऐसा कोन जैसा वो मिलेगा, एंगल, कोना मिलेगा, कोन जैसा कोना मिलेगा और वो तेरा सॉलिड एंगल होगा। क्या बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ऐसे सोच के देख कि एक मान ले, इमेजिन कर कि एक स्फीयर था, स्फीयर के में अगर मैंने यहां से काटा तो एक सर्कल तैयार हो जाएगा। अब इस सर्कल से कोने तक जा, बहुत हर एक धागा बांधता जा, सेंटर को जोड़ना है, धागा बांधता जा, धागा बांधेगा, तो यहां पे जो कोना तैयार होगा ना, कोना मतलब समझता, कोना पॉइंटेड एक कोना तैयार हो जाएगा 3 डायमेंशन में, उसको सॉलिड एंगल बोलेंगे। क्लियर है? अब मजे की बात यह है कि स्फीयर में अच्छी बात पता है क्या है, स्फीयर में क्यों ऐसा मैंने बोला, स्फीयर में क्यों लिया मैंने, एक स्फीयर में और बना के दिखाता हूं। देखो मैं स्फीयर में इधर भी बना के दिखाता हूं, इस वाले साइड पे थोड़ा छोटा बनाता हूं, थोड़ा क्यूट बनाता हूं, थोड़ा सुंदर लगेगा तुमको देखने में। देखो इधर थोड़ा छोटा बनाया मैंने। अब मुझे ध्यान से सुनना, ध्यान से, मुझे ये वाला सरफेस एरिया चाहिए, ये वाला, इस कटोरे का बाहरी सरफेस एरिया चाहिए। आई नीड दिस एरिया, लेंथ नहीं, एरिया। तो मैं ये कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो गोला दिख रहा है आपको, ये जो भी इस सेंटर के ऊपर जो भी ये कोना तैयार हो जाएगा, उसका जो भी एंगल आएगा, लेट्स कॉल इट एज ओमेगा। तो अगर रेडियस आर है, मतलब ये एलिमेंट की जितने एलिमेंट है सबकी दूरी आर है, तो हम ये लिख सकते हैं ओमेगा आर, मैं यहां लिख देता हूं, फिर हम लिख सकते हैं अगर ये आर है तो एरिया विल बी ओमेगा आर स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? सेगमेंट नहीं है, सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है। ये ऊपरी सरफेस की बात हो रही है, ठीक है। तो अब इसी चीज को एनसीईआरटी ने ये डायग्राम बना के दिखाया हुआ है कि भैया देखो, कोई अगर सरफेस है तो सरफेस के चारों तरफ से एक पॉइंट पे अगर आप आ जाएंगे तो एक एंगल बनेगा। अगर लेट से ध्यान से सुनिएगा, अगर लेट से ये दूरी, इस एलिमेंट की दूरी r है, तो हम लिख सकते हैं डी ओमेगा इंटू r का स्क्वायर, यानी कि सॉलिड एंगल इंटू r का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका सरफेस एरिया, इसका एरिया लेट से है dA, तो इसको मैं बोल देता हूं दिस विल बी इक्वल टू dA।
तो ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हो ना, ये पूरा जो एरिया देख रहे हो ना, सो दैट एरिया इज DA। तो जितना भी सॉलिड एंगल आ रहा है उससे रेडियस का मल्टीप्लिकेशन करोगे, रेडियस के स्क्वायर का, तो एरिया आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? अच्छा, तो सर एक बात बताइए, तो सर एक बात बताइए कि मैक्सिमम, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम सॉलिड एंगल, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम सॉलिड एंगल। जैसे कि गुरुजी हम जानते हैं मैक्सिमम प्लेनार एंगल कितना होता है, मैक्सिमम प्लेनार एंगल कितना होता है। हम जानते हैं कि अगर एक लाइन ये A है, ये B है, और अगर यहां से हम B को शिफ्ट करेंगे तो एंगल बनना चालू हो जाएगा। तो हम B को कितना शिफ्ट कर सकते हैं गुरुजी? तो हम B को बेटा एक पूरा राउंड घुमा के वापस B पे ला सकते हैं। हम B को एक पूरा राउंड घुमा के वापस B पे ला सकते हैं। तो हमारा ये बहुत बड़ा एंगल बनेगा, और इट कैन बी मैक्सिमम ऑफ हाउ मच, 360 डिग्री और 2 पाई। तो मैक्सिमम 2D एंगल या प्लेनार एंगल कितना हो सकता है? सो दैट कैन बी 2 पाई। क्या ये बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? मैक्सिमम 2D एंगल क्लियर है? मैक्सिमम 2D एंगल क्लियर है क्या? 2 डायमेंशन में मैक्सिमम कितना एंगल हो सकता है? अरे रुक जा भाई, रुक जा। ओमेगा अगर एंगल है तो थीटा के फॉर्म में लिखा होना चाहिए भाई। 5 दिन पहले तेरे को थीटा भी ढंग से नहीं आता था, अभी ओमेगा सीख ले। ओमेगा सॉलिड एंगल है, थीटा प्लेनार एंगल है। ठहर जा भाई, रुक जा। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको यह क्लियर हो चुका है कि एक पॉइंट, मतलब क्योंकि जब हम पॉइंट को घुमा रहे थे तो हमें ये एंगल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, तो टोटल एंगल, मैक्सिमम एंगल 2 पाई होता है। मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा? तो मैक्सिमम सॉलिड एंगल करने के लिए हम कुछ ऐसा व्यवस्था बिठाएंगे कि लेट्स से ये स्फेयर है, और इस स्फेयर में लेट्स से ये जो कटोरा है, इस कटोरे को हम बढ़ाते चले जाएंगे। अगर इस कटोरे को बढ़ाते चले जाएंगे, मतलब मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला, ठीक है। और अभी जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो इतना बन रहा है। सॉलिड एंगल दिखाने के लिए एक लाइन नहीं खींचनी पड़ती, ऐसे गोला खींचना पड़ता है, ठीक है। ये सॉलिड एंगल कितना बन रहा है? ओमेगा बन रहा है। जब मेरी जान जब ये और बड़ा बन जाएगा कटोरा, तो सॉलिड एंगल बड़ा हो जाएगा। कटोरा और बड़ा हो जाएगा, सॉलिड एंगल और बड़ा हो जाएगा। कटोरा और बड़ा हो जाएगा तो सॉलिड एंगल और बड़ा हो जाएगा। लेकिन कटोरा कितना बड़ा होगा? कटोरा मैक्सिमम कितना बड़ा होगा? तो कटोरा इतना बड़ा होगा कि ये जो 2 पॉइंट हैं, ये दोनों आके यहां पे मर्ज हो जाएंगे। इतना, इससे बड़ा तो कटोरा हो ही नहीं सकता। सो द मैक्सिमम कटोरा विल बी सो मैक्स, इसको मैं लिखता हूं भाई, इसको लिखता हूं, मैक्स एरिया ऑफ कटोरा इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है भाई? इस कटोरे के सरफेस एरिया का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर, कि ये पूरा स्फीयर कवर कर लेगा। मैक्सिमम एरिया ऑफ कटोरा कैन बी 4 पाई r स्क्वायर। मैक्सिमम एरिया ऑफ कटोरा कैन बी 4 पाई r स्क्वायर। मैक्सिमम एरिया ऑफ कटोरा is 4 pi r square. Maximum area of कटोरा is 4 pi r square. क्लियर है? अब देखो, तो मैं ये लिखूंगा कि जब हमें सरफेस एरिया कौन बताता है? सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर, एंड इफ दैट इज मैक्सिमम दैट कैन बी 4 पाई आर स्क्वायर, तो ओमेगा मैक्सिमम कितना आ जाएगा? ओमेगा मैक्सिमम विल बी 4 पाई। ठीक है। सो दैट इज द मैक्सिमम सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमम कितना हो सकता है? 4 पाई। सो दिस इज मैक्सिमम 4 पाई।
इसकी यूनिट थी रेडियन, ये वाला इसकी यूनिट है स्टेरेडियन। द 4 पाई, यहां पे जो 4 पाई बना हुआ है इसकी यूनिट रेडियन नहीं है भाई, ये 2D वाला एंगल नहीं है, ये 3D का एंगल है, ये 3D का एंगल है स्टेरेडियन। ठीक है। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इमेजिन करो कि एक कटोरा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ये सरफेस ज्यादा घिरता जाएगा। जैसे, अब एक बात बताओ, जल्दी से बताओ, जब कटोरा आधा होगा यानी कि when the कटोरा will be here half, so what will be the solid angle? What will be the solid angle? I mean to ask, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये एक स्फेयर है और मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट की, अब यहां पे बता दीजिए कितना सॉलिड एंगल होगा। हाउ मच, एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट होता है सब ड्रॉ करना, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। इधर मैं सॉलिड एंगल पूछ रहा हूं, कितना सॉलिड एंगल होगा? ये आधा ही हुआ है, आधा स्फेयर कवर हुआ है दोस्तों, आधा स्फेयर कवर हुआ है अभी। कितना सॉलिड एंगल होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 2 पाई स्टेरेडियन, वेरी गुड, 2 पाई स्टेरेडियन, एब्सोल्युटली करेक्ट, 2 पाई स्टेरेडियन। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? अरे डिग्री में नहीं बताना है आंसर, सॉलिड एंगल पूछ रहा हूं, स्टेरेडियन में बताना है, स्टेरेडियन में बताना है भाई। ये 2 पाई है, ठीक है, ये 2 पाई आएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? यानी कि अगर मैं फिर से तुमसे पूछने की कोशिश करूं तो एक बात बताओ, एक बात समझना, अभी तो अपन ने सिर्फ स्फेयर के मामले में समझा। लेट्स से ये डिस्क है, लेट्स से दिस इज अ डिस्क, ये एक डिस्क है, ठीक है, ये यहां पे एक सॉलिड एंगल बना रही है, यहां पे एक सॉलिड एंगल बना रही है। लेट्स से दिस सॉलिड एंगल इज लेट्स से ओमेगा, ठीक है, ये ओमेगा बना रही है। अगर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ क्या सेंटर से ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम होगी क्या? विल दिस x बी इक्वल टू y, क्या ये सेम होगी क्या? विल दिस x बी इक्वल टू y, क्या ये बराबर होंगे? क्या ये बराबर होंगे x और y? विल दे बी इक्वल? जैसे कि यहां पे ये सारा का सारा एरिया जो था दैट वाज r डिस्टेंस अवे, तो अगर मुझे ओमेगा निकालना होता तो ओमेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया, क्योंकि सारा का सारा एरिया r डिस्टेंस पे है, तो मुझे अगर ओमेगा निकालना होता मैं क्या करता? एरिया डिवाइड बाय r स्क्वायर कर देता और मेरा ओमेगा आ जाता। ये तब पॉसिबल है जब सारा का सारा एरिया r डिस्टेंस पे अवेलेबल हो। लेकिन यहां पे ये वाला जो डिस्क है दैट इज सबटेंडिंग सम सॉलिड एंगल, बट ये डिस्क की दूरी इस पॉइंट से यहां x है, यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, ये सारे डिस्टेंस अलग अलग होंगे, ये सारे डिस्टेंस अलग अलग होंगे। तो अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर इस डिस्क का रेडियस r है तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ डिस्क विल बी पाई r स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा इस डिस्क का, ठीक है ना। तो अगर कोई आपको ये भटकाए कि भैया देखो रेडियस r है और ये सॉलिड एंगल, मतलब ये इसका रेडियस r है और एरिया आ जाएगा पाई r स्क्वायर, तो भैया ओमेगा तो आप जानते ही हो, ओमेगा इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय r स्क्वायर कर देना, इससे आपको आ जाएगा कितना? पाई स्टेरेडियन। सो प्लीज दिस वन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये गलत क्यों है? क्योंकि जो एरिया हमें चाहिए उसकी दूरी अगर कॉन्स्टेंटली r डिस्टेंस पे है तो ये फॉर्मूला वर्क करेगा। जैसे कि यहाँ पे डिस्क जो था, यहाँ पे डिस्क यहाँ पे सॉलिड एंगल बना रहा है,
लेकिन उस डिस्क की दूरी अलग एक पॉइंट से अलग अलग है, तो हम ये काम नहीं कर सकते। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ, बट एक चीज है, अगर मुझे इस डिस्क के एरिया की जगह मुझे ये लेट्स से अगर ये दूरी y है, समझना बहुत ध्यान से, अगर ये दूरी y है तो अगर y रेडियस का मैं यहाँ पे एक स्फीयर सोचूं, और मुझे अगर ये सरफेस एरिया पता चल जाए, लेट्स से दिस सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेट्स से AY, है ना, y के टर्म्स में ये सरफेस एरिया AY है, तो मैं कह सकता हूं ओमेगा इज इक्वल टू एरिया y डिवाइड बाय रेडियस, दैट इज y का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो कभी भी आप ये वाले कर्वेचर, ये सरफेस, ये जो कर्वेचर है, इसका एरिया पता है तो इसके रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड करोगे, सॉलिड एंगल आ जाएगा। लेकिन अगर कोई फ्लैट सरफेस है तो उसमें दूरी अलग अलग आएगी, तो वहां पे आप ये काम नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? अरे ये मैंने अज्यूम किया है, दिस इज अज्यूम्ड। अगर मुझे ये एरिया पता है तो मैं ऐसे कर सकता हूं, इफ आई नो दिस एरिया देन आई कैन डू लाइक दैट। मैं बस ये कह रहा हूं, फिर से कह देता हूं, अगर मुझे कोई बेंट कर्वेचर पता है जिसका एरिया मुझे पता है, एरिया आई नो विच इज इक्वल टू लेट्स से A, इधर से जो भी सेंटर है उस, ये सेंटर R है, तो ये R सबसे है, मतलब ये R इधर इस वाले, यहां पे एक एलिमेंट सोचो, इससे भी R है, यहां पे एक एलिमेंट सोचो, इससे भी दूरी R है, यहां पे एक एलिमेंट सोचो, इससे भी दूरी R है। अगर हर एलिमेंट की दूरी R है तो यहां पे जो सॉलिड एंगल बनेगा, that solid angle is equal to that area A divided by R square. Is that clear? Now बात और समझो भाई, यहां पे एक बात और समझो यहां पे। लेकिन कई बार क्या होता है, अब ये आगे हम फ्यूचर में पढ़ेंगे कि मान लीजिए कोई डिस्क दी हुई है, डिस्क इज अ फ्लैट सरफेस, बट अगर आप इधर से एक किसी पॉइंट पे सॉलिड एंगल निकालोगे तो सॉलिड एंगल निकलना चाहिए, we should have some omega, ये कोना तो बनेगा ही ना। in the birthday cap if you divide this area, अगर ये बर्थडे कैप का ये एरिया आपने निकाल लिया तो आप डिवाइड किससे करोगे? यहां पे रेडियस तो है ही नहीं, ये डिस्टेंस अलग, सो इट्स यूजलेस। आप बर्थडे कैप के एरिया को इस लेंथ से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब लेंथ के स्क्वायर से। सो एरिया तो मिल गया, लेकिन आपको सॉलिड एंगल अगर निकालना है तो उसकी एक ट्रिक है। फ्लैट सरफेस से सॉलिड एंगल नहीं निकाल सकते, कर्व्ड सरफेस के एरिया से सॉलिड एंगल डायरेक्टली निकाल सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? एरिया, ये सॉलिड एंगल, फिर बड़ा सॉलिड एंगल, फिर और बड़ा सॉलिड एंगल, ऐसे कर करके सारा पूरा सरफेस कवर कर लो सॉलिड का, तो स्फेयर का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, एंड एरिया इज व्हाट? सॉलिड एंगल इनटू आर स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल इज मैक्सिमम हाउ मच? 4 पाई। क्या ये बात क्लियर है? सॉलिड एंगल कहां तक क्लियर है भाई?
एक बार जितने लोग को सॉलिड एंगल, भाई फॉर्मूले पे मत जाओ, फॉर्मूला तो कुछ है ही नहीं, एरिया अपॉन आर स्क्वायर ही तो सॉलिड एंगल है, या सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर एरिया है, इतना ही सिंपल है। कितने लोग को यहां तक समझ में आ गया है? सॉलिड एंगल इंटू रेडियस का स्क्वायर एरिया, सॉलिड एंगल इंटू रेडियस का स्क्वायर एरिया, सॉलिड एंगल इंटू रेडियस का स्क्वायर इज एरिया। क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये पूरा का पूरा एरिया, इफ दिस एरिया, ऐसे लिख लो, इसको एक लाइन लिख देता हूं, इसकी एक लाइन लिख देता हूं मैं आपके लिए, इसके लिए एक लाइन लिख देता हूं मैं, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, एलिमेंट मतलब टुकड़ा, ऑफ द एरिया, ऑफ द एरिया is r distance away, ना r distance away, then omega is equal to area डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। ठीक है, अगर टुकड़ा पूरा, मतलब अगर वो कर्व है, अगर वो कर्व है, समझो, इमेजिन करो कि अगर ये कर्वेचर है, इसके पीछे चलते हैं, देखो डायग्राम, ये पीछे चलते हैं, देखो, अगर ये कर्वेचर है, ये कर्वेचर है, तो ये जितना यहां पे सॉलिड एंगल बनाएगा, वो कर्वेचर के एरिया से आर स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, सॉलिड एंगल मिल जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर मैंने कल को पूछ लिया कि भैया एक डिस्क है, डिस्क तो फ्लैट होती है, सीधी होती है, कर्वेचर तो दिया नहीं है, कर्वेचर नॉट गिवन, डिस्क गिवन, फ्लैट डिस्क गिवन, फ्लैट डिस्क, और पूछ लिया सॉलिड एंगल निकालो, कैसे निकालेंगे? तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि अगर कल को एक फ्लैट डिस्क दे दी गई, और सॉलिड एंगल निकालने के लिए बोला गया, लेट्स से दे गेव यू अ फ्लैट डिस्क एंड दे आर आस्किंग सॉलिड एंगल, तो ये डिस्क का एरिया काम नहीं आएगा, एरिया वोंट हेल्प, बिकॉज यू नेवर वांटेड दिस एरिया। अगर आपको सॉलिड एंगल पता ही करना था तो इस रेडियस का स्फेयर होना चाहिए था, और उस स्फेयर का ये वाला कर्वेचर वाला एरिया होना चाहिए था, तब आप सॉलिड एंगल बता ले जाते, बट क्योंकि डिस्क दिया है तो आपको ये कर्वेचर, ये सब कुछ नहीं दिया हुआ। आपको क्या दिया हुआ है, फिर से दिखा रहा हूं, आपको सिर्फ ये डिस्क दिया हुआ है, दे हैव गिवन यू ओनली दिस डिस्क, एंड ये डिस्क के साथ एक पॉइंट पे जो भी सॉलिड एंगल बन रहा है, ये सॉलिड एंगल निकालना है। वी वांट टू कैलकुलेट दिस सॉलिड एंगल। तो लेट्स से डिस्क का रेडियस आपको दे दिया कुछ, लेट्स से दिस इज आर, ठीक है ना, दिस इज आर, ये वाले आर को मैं हटा दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सो दिस इज, लेट्स से स्मॉल आर, उसको वहां छोड़ दो, ये आर है, ये दूरी लेट्स से क्या दी हुई है, लेट्स से डी दी हुई है, स्मॉल डी दी हुई है। ठीक है, और मुझे यहां सॉलिड एंगल निकालना है, आई नीड टू फाइंड आउट सॉलिड एंगल ओवर हियर, लेट्स से पॉइंट पी पे। क्लियर है? तो इसका एक फॉर्मूला है, वो याद कर लीजिए। अगर इसको, ये वाले पार्ट को हाफ एंगल बोला जाता है, ये क्योंकि देखो पूरा डिस्क है, वो पूरा एंगल कितना बनाएगा, इतना, उसका आधा, तो इफ हाफ एंगल इज थीटा, सो दिस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है ना, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब
यहां पे कॉस थीटा कैसे निकलेगा? अब आपको तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख ही रहा है. नाउ यू सी दिस राइट एंगल ट्राइंगल, यू कैन फाइंड आउट कॉस थीटा. सो इफ यू वांट कॉस थीटा आई कैन सॉल्व इट हियर. ये आ जाएगा 2 पाई 1 माइनस व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि d डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. ये ऐसे निकलेगा सॉलिड एंगल. सो दिस विल बी इन स्टेरेडियन, ठीक है ना. ऐसे निकलेगा आपका सॉलिड एंगल. इज दैट क्लियर? सॉलिड एंगल की कहानी क्लियर हो चुकी होनी चाहिए अभी तक ये पता चल जाना चाहिए कि भैया कहीं पे भी कोई अगर सरफेस होगी, चाहे वो सीधी हो, चाहे वो कर्व्ड हो, कोई भी सरफेस हो जिसके पास एरिया हो जो तो चौतरफा, इस एरिया से अगर कोई एक पॉइंट पे कोना निकल रहा है, अगर चौतरफा इस एरिया से किसी पॉइंट पे एक कोना निकल रहा है, तो उसी कोने के उस एंगल को, 3 डायमेंशन एंगल को ही 3D एंगल कहा जाता है. इज दैट क्लियर? आज तक एंगल बनता था एक आर्क से एक किसी पॉइंट पे आ गए तो वो एंगल 2D हुआ. मैं कह रहा हूं आर्क से बच्चों आगे बढ़ो. अब तुम्हारे पास पूरी तरह एक सरफेस है. तो अब सरफेस से जो एंगल बनेगा वो 2 डायमेंशन नहीं होगा, वो 3 डायमेंशन एंगल होगा. क्लियर है? ऊपर करना इसका है, एक मिनट चैट ऊपर करना. अरे लिखने तो दो, मैं एक ही बात को रिपीट करे जा रहा हूं. क्या लिखने दूं? तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है? यहां तक यही लिखना था, बस यहां पे टॉपिक खत्म हो गया. इसके बाद तो सिर्फ रिपीट ही किया है. इसके बाद तो बस यही कोशिश करी है कि सॉलिड एंगल आप समझ जाओ. सब रिपीट डायग्राम है, सारे के सारे डायग्राम रिपीट है. ये वाला तो पूरा आगे फिर से करवाया, तो इसको तो यहां से हटा रहा हूं, ठीक है. इसको तो यहां से हटा ही रहा हूं. इस स्लाइड को ही डिलीट कर दूंगा, तुम्हारे लिए तो इस स्लाइड जाना ही नहीं चाहिए. रिपीट, प्योर रिपीट, ठीक है. इस स्लाइड को तो यहीं डिलीट कर देते हैं. चलिए फिर देखिए, ये वाली स्लाइड फिर एक्सप्लेन कर रहा था एक बच्ची को, वहां बनाई थी. फिर आगे बढ़े. ये आपकी फाइनल है जो आपको लिखना है. प्लीज नोट, ये नोट कर लो भाई. दिस इज अ डिस्क, लिख लेना यहां पे. ये एक डिस्क है. डिस्क फ्लैट होती है, सर्कुलर होती है, वो डिस्क होती है. डिस्क सीधी. ये स्फीयर का पार्ट हो सकता है, कर्व्ड. क्लियर है? एक क्वेश्चन कराता हूं, अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा. एक क्वेश्चन कराता हूं. ये फॉर्मूला याद रखना है भाई, ये फॉर्मूला याद रखना है. इफ लेट मी टेक अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेता हूं छोटा सा, अभी क्लियर हो जाएगा, है ना. ले सकते हैं ना यहां पे. हाँ ठीक है. अच्छा ये पार्ट आ गया पहले, ये हटा देते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है. चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं भाई. एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके लिए.
ठीक है, ये एक कोण दिया हुआ है, ये एक कोण दिया हुआ है, इस कोण में यहां पे जो सॉलिड एंगल बन रहा है, इस सॉलिड एंगल की वैल्यू चाहिए। आई नीड दिस ओमेगा, आई नीड दिस ओमेगा। ऊपर स्कैन करना जरा चैट में, ऊपर स्कैन करो 1 मिनट चैट में, बस ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा ऊपर, हाँ नीचे करो, ज्यादा ऊपर चलेगा लग रहा है, करो करो, हाँ बस बस बस, चलिए आ जाओ लाइव आ जाओ, इसका आंसर निकालो भाई, व्हाट विल बी द सॉलिड एंगल ऑफ दिस कोन। जल्दी निकालिए जल्दी, चलिए भाई सबसे पहले देखो, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है, तुम्हें इसका एरिया निकाल के कोई फायदा नहीं मिलेगा, तुम्हें इसमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, हाफ एंगल, लेट्स कॉल इट एज थीटा, ठीक है। और अब अगर तुम ये ट्राइंगल थोड़ा पकड़ो, अगर तुम ये ट्राइंगल पकड़ो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा यहां पे, दिस विल बी राइट एंगल ट्राइंगल हेयर, क्लियर है, ठीक है। तो मैं tan थीटा लिख सकता हूं, आई कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू डिवाइड बाय बेस दैट इज h, दैट इज 2/√3, 2/√3, सो थीटा आ जाएगा मेरा 60 डिग्री, तो मेरा हाफ एंगल आ गया 60 डिग्री, सो दिस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इज व्हाट आई गॉट, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दैट ओमेगा विल बी 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, सो दैट विल बी 2 पाई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 60 डिग्री विल बी व्हाट, हाफ, सो आंसर विल बी पाई स्टेरेडियन, आंसर इज पाई स्टेरेडियन, आंसर इज पाई स्टेरेडियन, आंसर इज, और ये फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया कि अगर कभी किसी फ्लैट सरफेस से किसी पॉइंट पे सॉलिड एंगल निकालना हो तो आपको ये हाफ एंगल आना चाहिए। अगर आपको हाफ एंगल पता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप आंसर बता सकते हो। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर? अब कुछ बच्चे नादान मासूम बच्चे इसको बार बार 180 डिग्री बोल रहे हैं, गलत है, 180 डिग्री गलत है, ये पाई स्टेरेडियन है, ये पाई स्टेरेडियन ही रहेगा, ये डिग्री में नहीं जाएगा, डिग्री 2D के लिए होता है, डिग्री 2D के लिए होता है भैया। ये एक फॉर्मूला है, आपको सिर्फ याद करना है, इज दैट क्लियर? हाँ, आप ये जरूर लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस एज 22/7 स्टेरेडियन, दैट इज फाइन, आप पाई की वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन पाई डिग्री में कितना था, डिग्री तो 2D एंगल था, तो वहां पे पाई रेडियन वाज 180 डिग्री, नॉट पाई एज 180 डिग्री। भूल जाइए, पाई 180 डिग्री नहीं था, पाई का रेडियन 180 डिग्री था, पाई का स्टेरेडियन 180 डिग्री नहीं होगा भाई।
क्लियर? चलिए, सो आज के लिए और भी कुछ लाया था, लेकिन मेरे को लगता है इतना ही हो पाया आज। सो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो डीपीपी मत करना, नो होमवर्क, नो होमवर्क फॉर टुडे। आज कुछ कवर नहीं हो पाया यार, सॉलिड एंगल के चक्कर में बहुत देर हो गई, सॉलिड एंगल के चक्कर में ही बहुत टाइम वेस्ट हो गया। अगर लेकिन ना फाइनली क्लियर हो गया है, एक बार यार दिल बना के जाओ यार, एक बार फाइनली दिल बना के जाओ, अगर सॉलिड एंगल क्लियर हो गया है तो। और भाई तुम ये नहीं कह सकते कि सर गुस्सा करते हैं, नो गुस्सा, आई डोंट डू गुस्सा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी के साथ मिलते हैं भाई अगली क्लास में, गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। you